नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले कई लिए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है वो ये है कि अब SC, ST और OBC के लिए अलग अलग विभाग काम करेंगे। हर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद आदरणीय चौबे जी और आदरणीय अकबर जी दोनों संबोधित करते रहे। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ और कुछ बातें मैं कहूँगा, उसके बाद हमारे दोनों मंत्री आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि लोगों की डिमांड भी थी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था। अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें SC और OBC अलग अलग विभाग होंगे, ST का अलग विभाग होगा, तीन विभाग होंगे इसका, जिससे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना था, अभी बना है, संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व में आज महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण रथ को रवाना किया गया। इसके अलावा एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पोषक आहार के प्रति जागरूक करना है, जिससे कुपोषण की दर में नियंत्रण हासिल किया जा सके। आज हम लोग सुपोषण अभियान माह चल रहा है। इसमें हमारे पूरे प्रदेश में इस तरह का जागरूकता अभियान रैली चालू की है, जो जन जन तक हम लोग अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा जल्द से जल्द सुपोषित हो। अनियमित कर्मचारियों को अपना समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उनके धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार से वादा निभाने की अपील की है। उन्होंने अपना समर्थन देते हुए भी कहा कि जब घोषणा पत्र में कहा गया था कि 10 दिन के भीतर इनकी मांगें मान ली जाएंगी, तो अब इसे पूरा करना चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ भूपेश बघेल को याद दिलाने के लिए आया हूँ कि जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो घोषणा किया था अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का, और उन्होंने घोषणा किया था, जन घोषणा पत्र में लिखा है कि 10 दिनों के अंदर इनको स्थायीकरण का काम किया जाएगा। पौने 4 साल हो गए पर आज तक कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया गया। आज हम उनका समर्थन करते हैं। नड्डा जी आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, उसके बाद मोहन भागवत यहाँ पर आएंगे, आप लोगों की चर्चा होगी तो मोहन भागवत जी से। अच्छा है, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व आ रहा है, संघ परिवार के प्रमुख लोग आ रहे हैं, उनका छत्तीसगढ़ में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनकी बैठक गैर राजनीतिक होता है, देश और समाज के लिए चर्चा करते हैं, क्लोज डोर में मीटिंग होता है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन शामिल होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बयान दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अपना रहे हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि छत्तीसगढ़ को पहचान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसे अलग राज्य के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित कराया था। और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बात करने का अधिकार भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल नहीं है। वास्तव में छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का निर्माण कराकर देश में अलग पहचान दिलाने का काम किया। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम भूपेश बघेल जी न करें। ये छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का टापू रहा है।
आज कैसे आपके राज्य में यह छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, किस प्रकार से धर्मांतरण के काम हो रहे हैं, आपके राज्य में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में लेकर आप जा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है। मुंबई वाली संस्था को कुछ ज्यादा पैसे देने होंगे और उसके बाद बेरोजगारी दर इससे भी कम दिखाई जा सकती है, ये आरोप लगाया है अजय चंद्राकर ने। ये आंकड़े उस समय लाए जा रहे हैं जब आंकड़ों के सहारे से ही छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी दर कम होने की वाहवाही लूट रही है। वो तो बेरोजगारों का पंजीयन ही नहीं करते, वो तो रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं, बोलते हैं। तो वो बेरोजगारी दर किस आधार पर किससे निकलवाते हैं वो संस्था को सब जानते हैं, और वो हर महीने के हिसाब से रेटिंग जारी करती है। अभी वो 0.4% है, हो सकता है मुख्यमंत्री चाहेंगे वो 0% में हो जाएगा और दुनिया का पहला राज्य बन जाएगा जो 0% बेरोजगारी वाला प्रांत होगा। थोड़ा पैसे खर्चा करना पड़ेंगे और ज्यादा, तो वो मुंबई वाली संस्था बना देगी। भारत सरकार के जो आंकड़े मुख्यमंत्री जी को चाहिए, नीति आयोग के सभी पन्ने उलट लें, उसको हर तरह से राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का पढ़ लें, जितनी नेशनल संस्थाएं हैं उसके पेज में वो जाएं तो उनको सब चीज मिल जाएगा। अंजू जो सिंघानिया ने चेतन तारवानी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और इसके लिए उन्होंने मंदिर सौध थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार एक पारिवारिक किटी पार्टी में 20 कपल्स शामिल हुए थे और जो यहाँ पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान चेतन तारवानी द्वारा अंजू जोत सिंघानी का हाथ पकड़ा गया, जिस पर आपत्ति दर्ज करते हुए अंजू जोत सिंघानी ने इसकी शिकायत मंदिर सौध थाने में दर्ज कराई है। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह हाथ मिलाने की प्रक्रिया को अंजू जोत सिंघानी अश्लील बता रही है और इसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची हुई है। मैं अंशु जोत सिंघानी 28 अगस्त को होटल शैमरॉक में एक हमारी फैमिली किटी चल रही थी। वहाँ पे स्टेज पे मैं और मेरे पति ट्रॉफ़ी दे रहे थे, तो सीए चेतन तारवानी अपनी वाइफ मनीषा तारवानी के साथ वहाँ पे आए और ट्रॉफ़ी लेते लेते उन्होंने मुझसे कहा मुझसे प्यार करते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, और हाथ मिलाने के बहाने उसने बहुत अश्लील तरीके से मेरे हाथों को छुआ। उसके बाद उसने स्टेज से नीचे उतर के मुझे बहुत असॉल्ट किया, मेरे को बोला मेरे गले लग जाओ। मैंने उससे कहा आप जो मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि आप मेरे से प्यार करते हैं तो आप मेरे बड़े भाई जैसे, हमारे भाई बहन जैसे प्यार है। तो वो बोलता है नहीं, वो आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक्शन के विरुद्ध उसके खिलाफ एक आवेदन दिया थाने में, मंदिर हसौद थाने में। उनके बड़े भाई आए, बोले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और 2-4 दिन उन्होंने समय मांगा। समाज के हमारे वरिष्ठ श्रीचंद भैया को मैंने इस बात की जानकारी दी, संतों को जाके मैंने बताया कि जब ये आप बोलते हैं इतना बड़ा सामाजिक और प्रभावशाली व्यक्ति है, तो एक औरत को अगर कोई आदमी ह्यूमिलेट करता है तो एक सॉरी तो वो बोल सकता है। तो उसने उसका गलत फ़ायदा उठा के उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं और मेरे पति ने मिलके ब्लैकमेलिंग और षड्यंत्र की तरह उसको फंसाया हुआ है। इसकी हमने लिखित शिकायत की है और कल हमने जाके एफआईआर की पूरी प्रक्रिया पूरी की है, पर एफआईआर नहीं हो पाया क्योंकि उसने अपना प्रभाव वहाँ पे इस्तेमाल किया। पुलिस बोलती मामले की जांच होगी और उसके बाद एफआईआर होगा। एफआईआर करना मेरा हक है। कोई औरत को अगर वो पब्लिकली असॉल्ट करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इन तमाम सवालों को लेकर के जब चेतन तारवानी से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ये षड्यंत्र रचा गया है और उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि जो उस वीडियो को दिखाया जा रहा है उसको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हाथ मिला रहे हैं, कोई भी हाथ पकड़ने की ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। एसपी ऑफिस गया और वहाँ पे मैंने जांच की मांग की कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं छेड़छाड़ के, उसकी पहले जांच की जाए, उसके बाद अपराध दर्ज किया जाए और जांच में पूरे सीसीटीवी कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, मेरा बयान लिया जाए, उनका बयान लिया जाए और जितने लोग किटी पार्टी में थे लगभग 20 कपल, उनका भी बयान लेके फिर अपराध दर्ज करना चाहिए कि अपराध बनता है या नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश में ऐसा कानून है कि महिला एक देवी है, वो जो बोले कंप्लेंट करना है। तो मैं इस बार ये ज़रूर बोलूँगा एसपी साहब को कि आप पूरी जांच कर लें, जांच करवा लें अच्छे से, उसके बाद ही आप निर्णय लें।
एक्चुअली ये मामला छेड़छाड़ का ही नहीं है, ये मामला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ किटी पार्टी में हम लोग जो किटी पार्टी करते हैं जनरली होस्ट करते हैं अलग अलग। तो मिस्टर अनिल जो सिंगानी इवेंट वाले हैं वो बोलते हैं मैं करूँगा होस्ट, वो बहुत जिद करते हैं, मतलब पहले भी कई कपल से पूछोगे तो उनसे भी झगड़ा उनका हो चुका है। इस बार मैं बोल रहा था कि किटी पार्टी में तो कम से कम बिज़नेस मत दिखाओ, क्योंकि ये हमारे दोस्तों की किटी पार्टी है और इसमें आप बिज़नेस मत करो, और ऐसा करोगे तो हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। बाकी लोग भी थे, ओली सुने होंगे, मैं उनको बोला देखो किटी करना है तो दिल से करो, इसमें बिज़नेस मत लाओ, और नहीं तो मैं उनके सामने ही ओपनली बोल रहा था सबको कि अगली बार अगर किटी चालू करेगा तो हम कोई भी नहीं जुड़ेंगे। बस वो बात उनको बुरी लगी। और एक बात मैं जनरली बोलते रहता हूँ उनको, और कि जनरली वो इवेंट करते हैं ना तो अवार्ड देते हैं वो पैसे लेते हैं, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। यार अवार्ड का बहुत सम्मान होता है, आप ऐसे मत करो। अभी आखिरी किटी पार्टी थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या रंजिश निकालने के लिए उन्होंने ऐसा मतलब ऐसा झूठा रिपोर्ट करवाया। मुझे पता है कि अंशुल भाभी से जो करवाया गया है कंप्लेंट, वो भी जानती है कि मामला वो है ही नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि महिला में एक तीसरी आंख होती है, वो किसी भी पुरुष को देख के समझ सकती है कि उसकी क्या इंटेंशन है, वो कैसे मिल रहा है। मैं अंशुल भाभी को, मैं पहली बार मैं नाम ले रहा हूँ, कभी मैं लिया भी नहीं नाम, मैं अंशुल भाभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के बोलो कि एक पल के लिए लगा आपको कभी, क्योंकि हमने तो हमारे भारत देश में तो भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, और वो माँ रूपी अगर ऐसे इल्ज़ाम लगे तो लोगों महिलाओं के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देर मती, नमस्कार।